हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं 1979 से 2024 तक के ईच एंड एवरी PYQ विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इस पूरी सीरीज का उद्देश्य है +40 मार्क्स इन अपकमिंग प्रीलिम्स। और मैं एक चीज़ आपको दिल से बता सकता हूँ कि कल मैंने फोरम का सिमुलेटर टेस्ट दिया था, कुछ नहीं तो 40 से 50 मार्क्स ऐसा था जो मैंने आपको वीडियोज़ में एकदम बोल बोल के पढ़ाया है। If you don't believe me, just go and check that paper and you will see the magic of our teaching and मतलब मैंने कुछ अलग नहीं किया, it just PYQs and everyone should study that. I don't know why people don't. लोग स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं 60 दिन में क्या करना है। अरे भाई क्या करना है, क्या PYQ करना है? अगर इस साल नहीं करोगे अगली साल करना पड़ेगा, बिना किए नहीं जा सकते। सब कुछ छोड़ के कम से कम PYQ पे जुट जाओ। आपका करंट अफेयर जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा, जैसे 25 मई के बाद किसी करंट अफेयर की कोई वैल्यू नहीं है। PYQ एवरग्रीनिंग है। लेट से अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देते हो तो आप एटलीस्ट PYQ खत्म रहेगा तो अगली बार लोड कम होगा, मेंस में पढ़ पाओगे। सो मेक श्योर टू डू दैट, ठीक है। बीइंग सेड दैट, इसके बाद एक या दो वीडियोस और मैं इकोनॉमी पे डालूंगा अगर टाइम परमिट करता है, अदरवाइज वी कैन थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ इकोनॉमी। कुछ टॉपिक हैं जो करंट अफेयर के हैवी हैं या उनमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सो वी हैव टू लुक इनटू दैट वन। चलो, 1982 में क्वेश्चन आया, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्या करती हैं। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जिसमें मतलब टेक्नोलॉजी और हैवी मशीनरी का यूज़ होता है, तो ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट उनको कम चाहिए होता है, तो दे टेंड टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। चलो, इंस्टेड ऑफ वुडन प्लॉग मतलब इसको हल बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर वुडन हल की जगह आप आयरन लोहा लगा दो तो उसको क्या बोलोगे। इसका मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी को मतलब इम्प्रूव कर रहे हो। अब देखो, वुडन को लोहे से रिप्लेस करना एक तरह की ऑगमेंटिंग होती है। ऑगमेंटिंग मतलब किसी चीज़ से रिप्लेस कर रहे हो, उसको इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आया 2015 में। तो दो तरह की ऑगमेंटिंग होती है, एक लेबर ऑगमेंटिंग कि मतलब आप कुछ ऐसा करो कि जो लेबर की आउटपुट, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, उसको अच्छी मशीनरी दे दो, उसको अच्छा मतलब टेक्नोलॉजी दे दो, उसको अच्छा ट्रेनिंग दे दो, ठीक है। दूसरा होता है कैपिटल ऑगमेंटिंग, मतलब कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग मशीनरी है आप उसी को इम्प्रूव कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल ऑगमेंटिंग। सो this will be the correct option, है ना। The substitution of steel for wooden in agriculture production is example of capital augmenting technological progress। चलो, 1988 में क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है, वन ऑफ द एलिमेंट्स मेंशन इन द स्ट्रैटेजी फॉर समथिंग 5 ईयर प्लान। सनराइज इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। ऑल्दो उस समय 5 ईयर प्लान चलते थे, अब नहीं चलता, नीति आयोग आ गया, उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। ये सब स्टैटिक है, आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टडीज, ठीक है। तो जो सनराइज इंडस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट बनती है, कीवर्ड है। तो सनराइज इंडस्ट्री कौन कौन सी है, जैसे ड्रोन, जो नई टेक्नोलॉजी है, सोलर हो गया, AI हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड रिलेवेंस टू आवर नीड, दे आर नोन एज ए सनराइज इंडस्ट्रीज, ठीक है। 1991 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इफ द कैपिटल स्टॉक वॉज एवर लास्टिंग, मतलब आपके पास कोई कैपिटल स्टॉक है और वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही, तो क्या होगा, आपका जो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन होगा दैट विल इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक है। तो बस ये जान लो कि आपको जो कैपिटल स्टॉक है इज़ एवर लास्टिंग, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आप आज निकालो, 10 साल बाद निकालो, वो डिप्रिशिएट नहीं होगा एंड इट्स डिप्रिशिएशन विल बी 0। चलो, MSME के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं, इसको याद करना है। 1992 से लेकर 2023 तक इसने आपका पीछा किया है। आई एम नॉट श्योर कि 2025 में करेगा कि नहीं करेगा। सो दीज आर फेवरेट थिंग्स फॉर UPSC एग्जामिनर्स टू आस्क। चलो, रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन आया कि पहले जो था ना वो MFG मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए अलग अलग था। सबसे पहले तो ये नोटिस करना है कि इनकी डेफिनेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए सेम है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो, इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ और टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़। तो आप बस इन्वेस्टमेंट याद रखो, अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके टर्नओवर निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसमें इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़, इसमें नॉट मोर देन 10 करोड़, इसमें नॉट मोर देन 50 करोड़। सो ये हो गया आपका 1, 10, 50, ठीक है। 1, 10, 50 ये हो गया इन्वेस्टमेंट, और उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके आप टर्नओवर निकाल सकते हो। चलो, 1992 में क्वेश्चन आया, क्या पूछ रहा है, द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन, अभी हमने पढ़ा इस पे बेस्ड है, तो द वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट, ठीक है। बाकी के ऑप्शन अगर आप पढ़ो तो देखो, द मार्केट आउटरीच नहीं, द साइज ऑफ सेल्स नहीं,
द फैक्ट वेदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड लिस्ट समथिंग समथिंग फालतू है। तो वैल्यू और प्लांट में जो मतलब मशीनरी में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने खर्चे किए हैं, उसके बेस पे हम एमएसएमई डिसाइड करते हैं। चलो 2023 में क्वेश्चन आया एमएसएमई पे, इसने क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 द मीडियम एंटरप्राइज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी बिटवीन 15 से 25 करोड़। अब देखो ये 15 से 25 करोड़ दे रहा है, मतलब एक रेंज दे रहा है, रेंज में नहीं होगा, मैक्सिमम या मिनिमम की बात होती है, ठीक है। सो दिस विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। ऑल द बैंक लोन्स टू एमएसएमई इज क्वालिफाइड अंडर पीएसएल। कोचिंग वालों ने बहुत इस पे बहस की थी, बड़े बड़े प्रवक्ता ने इस पे ज्ञान दिया, बट यूपीएससी के आंसर की में 2 दिया हुआ है। आप कल सुबह उठ के जाओगे पेपर देने, 2 ही मार के आना है, ठीक है। ये आंसर डी जो है वो गलत है, ठीक है। जिस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बुक है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं, मतलब द ऑथर हैज़ नॉट इवन हैव डिसेंसी टू अपग्रेड द आंसर्स, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ मैं उनको क्रॉस चेक और वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट एज पर यूपीएससी आंसर की, ठीक। चलो नेक्स्ट 1998 में क्वेश्चन आया, सम टाइम बैक द गवर्नमेंट इंडिया डिसाइडेड टू डी लाइसेंस वाइट गुड इंडस्ट्रीज। अब देखो वो 1998 में कुछ वाइट गुड हुआ होगा, बट ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वाइट गुड्स बोलते किसको हम। सो वाइट गुड्स जैसे जो अपने कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, मतलब कंस्पिक्यूअस, मतलब बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया और वॉशिंग मशीन हो गया। सरप्राइजिंगली दैट टाइम दे यूज टू कम इन वाइट कलर ओनली, और इसलिए इसका नाम वाइट इंडस्ट्री रखा गया, बट अभी तो बहुत कलर्स में आते हैं, बट ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इन मोस्ट केसेस नॉट इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव एज द लार्ज स्केल वंस। ठीक है, इसने खुद ही बता दिया कि स्मॉल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। यट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट and reservation in range of products to the small firms because small scale industry, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी कम परफॉर्म करती हैं, फिर भी गवर्नमेंट उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दे रही है? क्योंकि दे प्रोवाइड हायर एम्प्लॉयमेंट ऑन पर यूनिट कैपिटल डेवलपमेंट बेसिस। बिल्कुल, क्योंकि जो एमएसएमई है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, दे गिव मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू लार्ज स्केल, क्योंकि लार्ज स्केल वालों में क्या होगा, दे आर कैपिटल इंटेंसिव, है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं दे रिक्वायर लेस नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, प्रमोट रीजनल डिस्पर्जन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी जैसे वो किसी एक ही एरिया में लगेंगी, जैसे लेट से महाराष्ट्र और गुजरात में उनको कॉन्सेंट्रेशन है, बट व्हाट अबाउट अदर स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। सो फॉर देम वी नीड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सो दैट एवरीवन कैन हैव जॉब एंड वी कैन अचीव आवर गोल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, सो 1 और 2 और एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपना, ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है परफॉर्म बेटर इन एक्सपोर्ट, ऊपर ही लिखा है कि दे आर परफॉर्मिंग वर्स्ट, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये काट दो, ये काट दो, 1 और 2। ठीक है, यू रिच टू द आंसर, यू नो बेटर। 1999 में पूछा कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, अच्छा देखो 1999 में टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या था उससे मुझे लेना देना नहीं है, बट इस समय करंट अफेयर में को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि जब कोविड आया तो टूरिज्म कम हो गया, राइट। उसके बाद लोगों ने रिवेंज टूरिज्म स्टार्ट किया। ठीक है, कि भाई कोविड तुमने मुझे ट्रैवल करने से रोका था, अब मैं बहुत ट्रैवल करूँगा क्योंकि मुझे भी रिवेंज लेना है, क्योंकि एग्जाम के चक्कर में मैं कहीं घूम नहीं पा रहा हूँ। सो आई हैव दैट रिवेंज, सो आई कैन रिलेट टू दिस, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि लोगों ने रिवेंज टूरिज्म स्टार्ट किया, बट जो इंडिया है ना उसमें टूरिज्म कम हो रहा है एंड वी आर नॉट येट आवर प्री कोविड मेजर्स। मतलब जो प्री कोविड में जितना हमारे पास टूरिज्म या टूरिज्म से बिजनेस आता था, पोस्ट कोविड में वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट लेवल एज ऑफ नाउ। एंड रीज़न फॉर दैट इज़ कि कुछ न्यू कंट्रीज़ जैसे अजरबैजान, कजाकिस्तान, इस तरह की चीज़ें आ गई। उसके बाद इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी कंड्यूसिव, और सिक्योरिटी पैरामीटर, अभी एक कोई रिपोर्ट आई थी उसने पाकिस्तान को ज़्यादा सेफ बता दिया इंडिया से इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। तो इस तरह की चीज़ें ना बदनामी करती हैं अपनी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ, बट इसका यही रिलेवेंट था। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अभी भी हम अपने प्री पैंडमिक लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं इन टर्म्स ऑफ आवर
टूरिज्म बिजनेस विच इज अ शेमफुल कंडीशन फॉर इंडिया, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम और विश्वगुरु बनना चाहते हैं, बट वी आर लैकिंग ऑन सो मेनी फ्रंट, स्पेशली द टूरिज्म. सो दिस इज समथिंग व्हेन यू बिकम एज ऑफिसर यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स कि भाई बुलाओ, अतिथि देवो भव एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करो. ठीक है, चलो 2002 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया विथ रेफरेंस टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. कुछ PSU के बारे में दिया हुआ है. MMTC इज द इंडियाज लार्जेस्ट नॉन ऑयल इम्पोर्टर इन द कंट्री. ठीक है, प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कॉरपोरेशन इज समथिंग. वन ऑब्जेक्ट ऑफ ECGC ऑफ इंडिया लिमिटेड टू इन्फोर्स क्वालिटी. अब देखो ये 2002 में आया, आई डोंट नो इस समय कितना रिलेवेंट है, तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लेना और ये ऑप्शन 1 ही करेक्ट है. ठीक है, बट मैं MMTC और ECGC जो है अभी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे होल्ड एक्चुअल इंपॉर्टेंट पोजीशन इन आवर इकोनॉमी. सो MMTC क्या है? MMTC वर्क्स अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री. ठीक है, कल जब मैं टेस्ट लगा रहा था तो उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन थे कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है. अच्छा, अभी एक मैं ब्लंडर आपको बताता हूँ. एक जो है ना IMD, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये बताना आप किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. ठीक है, नो चीटिंग, कुछ देखना नहीं. अभी जो आपके दिमाग में आए जस्ट आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स. चलो ठीक है, मैं देखूंगा, सबके कमेंट देखता हूँ मैं. तो जो MMTC है दैट इज अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री. इट इज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग बॉडी. ठीक है, और इसकी वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें काफ़ी पैसा आता है. एंड इट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. सो बस आपको इतना ही जानना है. सो बाई दिस लॉजिक दिस कैन बी करेक्ट. उसके बाद ECGC है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम, गारंटी एजेंसी और समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्या करती है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है. जो एक्सपोर्टर्स हैं, लेट से अगर आप एक बिजनेस हो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो लेट से अफ्रीका में, बट अफ्रीका में वहाँ कुछ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चलते आपको पेमेंट ही नहीं मिली, तो आप कुछ इंश्योरेंस लेना चाहोगी एंड दैट इंश्योरेंस इज डन बाय ECGC. ठीक है, इट इज़ लाइक अ इंश्योरेंस टाइप. तो ये 2 चीज़ हमें जाननी थी. इसमें बोला था कि ECGC इज लिमिटेड टू इन्फोर्स क्वालिटी कंट्रोल. ECGC का क्वालिटी कंट्रोल पे कोई लेना देना नहीं है, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड करता है, DGFT. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 2011 में आया MMTC पे. MMTC इज इंडियाज लार्जेस्ट इन ट्रेडिंग पार्टनर. अब ये नीलांचल इस्पात लिमिटेड समथिंग में भी उस समय न्यूज़ में रहा हो, आई डोंट नो. सो दिस 1 and 2 बोथ विल बी करेक्ट, ऑल्दो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एज ऑफ नाउ. बस मैं तो वो दिखाया था कि कंटिन्यूएशन है. ठीक है, 2010 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो अगर आपको पता ना हो कि जो एक वाजीराम रवि करके कोचिंग है ना, काफ़ी फेमस कोचिंग है, तो दे आर 2 person, वाजीराम एंड रवि, दे आर रजिस्टर एज LLP. ठीक है, तो ये कहीं से मैंने देखा था तो मैंने आपको बता दिया. तो LLP के फीचर्स क्या होते हैं? मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं. एंड नो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये है कि लेट से पार्टनर 1 है ना, पार्टनर 2 है, इसने कुछ फ्रॉड कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर नहीं आएगी. अच्छा, जैसे जो SHG था, याद है जब हमने SHG पढ़ा था, उसमें कोई भी मेंबर लोन लेना सबके ऊपर जिम्मेदारी आती है, बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं है. मतलब लाइबिलिटी मेरी लिमिटेड है, जो मैं करूंगा वही मेरी लाइबिलिटी है. ठीक है, सो पार्टनर शुड बी लेस देन 20. दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग. बाकी ये इसके फीचर हैं कि पार्टनरशिप नीड नॉट टू बी सेपरेटेड, सेम हो सकते हैं. इंटरनल गवर्नेंस डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ऑफ कोर्स. इट इज़ कॉर्पोरेट बॉडी विथ परपेचुअल सक्सेशन. ठीक है, इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं. मतलब कि ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे टैक्स भर सकती है, अपना इसका खुद का पैन कार्ड हो सकता है, इस तरह से वगैरह वगैरह. चलो 2011 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग. अच्छा, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है डिसइन्वेस्टिंग. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि मोर देन 51% आप सेल करके उसको पूरा प्राइवेट बना दो. डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि गवर्नमेंट के पास कंट्रोल अभी भी है और बट वो अपना कुछ शेयर जो है वो प्राइवेट को दे रही है. ठीक है, सो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में यू शुड नो. नीति आयोग इसको इस समय स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलता है. ठीक है, पता नहीं आज मैं फंबल बहुत कर रहा हूँ. चलो, यू गाइज विल मैनेज. वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट इंटेंड्स टू यूज द रेवेन्यू फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेट. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जितना डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा है आप उसको सिर्फ एक्सटर्नल डेट में वो कर दो, क्योंकि इतना एक्सटर्नल डेट तो है भी नहीं, ऑल्दो है, बट इसको और भी चीज़ों में यूज किया जा रहा है, जैसे कि
बहुत सारी सोशल सेक्टर की स्कीम्स के लिए, है ना, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे काम के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन मैनेजमेंट कंट्रोल। देखो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं, तो उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन विल बी नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। चलो 2012 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इन इंडिया ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैव अ कंबाइंड वेट ऑफ 3790, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर दोज 8 कोर इंडस्ट्रीज। चलो पहले आईआईपी के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाऊंगा। आईआईपी ये है ना अपना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये मंथली रिलीज होता है बाय एनएसओ, 2011 इसका बेस है। अच्छा जीडीपी का बेस भी है 2011-12। आप लोगों ने काफ़ी आंसर किया था कमेंट में, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इंडस्ट्रियल इंडेक्स में जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 40% वेट है जो हैवी इंडस्ट्री का, जिसको 8 कोर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी हैं, रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है। ये चीज़ याद कर लो कि टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल नहीं है, मतलब टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल नहीं है। अब रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, ये आपको थोड़ा सा सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा। आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे रिफाइनरी से जो प्रोडक्ट निकलेंगे उनकी इलेक्ट्रिसिटी में यूज होगा, और इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड फॉर द स्टील प्रोडक्शन। सो इस तरह से आप मतलब याद कर सकते हो, ऑल्दो इसका कोई सेंस नहीं बना, बट इस तरह से मेरे दिमाग में सेट है, तो शायद आपके भी हो सकता है। चलो ठीक है। सो अभी आप ऑप्शन देखो क्या क्या बोल रहा है, कि मैंने अभी डिस्कस किया ना कि टेक्सटाइल नहीं है, तो टेक्सटाइल काट दो, और बाकी सीमेंट ये सब हैं, है ना, सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। तो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब नेक्स्ट उसी पे सेम क्वेश्चन आया कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट वेट किसको दिया गया। सबसे हाईएस्ट वेट तो है अपने रिफाइनरी को, रिफाइनरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी के बाद अपना आ जाएगा स्टील, स्टील के बाद कोल, सबसे लास्ट में फर्टिलाइजर, है ना, फर्टिलाइजर सबसे लास्ट में है। तो इस तरह से थोड़ा मोड़ा 1-2 बार देखोगे तो याद रहेगा, उस समय एग्जाम में क्लिक कर सकता है। चलो 2022 में क्वेश्चन आया विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स, है ना, कि जैसे जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहा है इंडिया में, उनके लिए क्या रूल है। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। नहीं, गवर्नमेंट ने इस पर रूल लाया था उस समय कि जो जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज हैं, दे कैन नॉट सेल देयर ओन प्रोडक्ट, दे कैन ओनली एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, बाकी सेलर्स और बायर्स को कनेक्ट करेगी, दैट्स इट, ठीक है। सो ऑप्शन 1 विल बी रॉन्ग। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स। अच्छा ये भी हो सकता है कि अब इनका बैक डोर में किसी बिग सेलर के साथ साठगांठ हो, तो इन्होंने सारा कुछ उन्हीं के साथ अलाउ कर दिया। पहले याद है एमआई के फ़ोनों की फ्लैश सेल चलती थी, तो बाकी दुकानों पे मिलता ही नहीं था, तो ये सब कर्ब किया गया है कि इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, कि मतलब आप जितना बिग सेलर से किस हद तक आप ओनरशिप मतलब वो पार्टनरशिप कर सकते हो, दैट इज लिमिटेड बाय सम एक्ट। तो 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। 2022 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर। याद है जब मैं आपका पिछले आई थिंक लास्ट या सेकेंड लास्ट वीडियो में रियल सेक्टर बताया था कि जो एक्चुअल में कुछ भी सर्विस या प्रोडक्ट बना रहे हैं, दे आर नोन एज रियल सेक्टर, ठीक है। तो फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, दे आर प्रोड्यूसिंग रियल थिंग। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एनीवन कैन प्रोड्यूस। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, ये भी रियल सेक्टर है। कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी, ये कुछ रियल काम नहीं कर रहे, बस इधर का पैसा उधर घुमा रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर द रिचेस्ट पर्सन। तो देखो कैसे इकॉनमी बदलती जाती है। ए कॉर्पोरेट बॉडी सुइंग रूपी डिनोमिनेशन बॉन्ड्स ओवरसी, ये भी बस पैसा इधर उधर कर रही है। सो दे आर नॉट द रियल सेक्टर, ठीक है। चलो, और आई थिंक इसके आफ्टर दिस क्वेश्चन वी हैव मैनेज टू फिनिश्ड इकॉनमी एटलीस्ट 90%, आई वुड से। रेस्ट इज अप टू यू, and if you want to cover with the current affair, and I think I have taught you so much, and thank you so much for believing in me, it is really good. And if you're new to this channel, make sure to subscribe, like the video. जो questions मैंने पूछे हैं वो बताओ, IMD किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, and make sure to like sorry ठीक है कर ही दिया होगा यार, and make sure to prepare PYQs thoroughly, and just do it. It is much more needed.
ठीक है, फॉर योर ड्रीम्स, फॉर योर एग्ज़ाम. And yeah, see you in the next video, and let's finish the environment also. Bye.